हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री अरविंदो घोष के बारे में। हम इनके संपूर्ण जो राजनीतिक विचार है वो समझेंगे, इनके जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और इनकी जो फेमस बुक्स है जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने यूजीसी नेट सेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो उसकी वीडियो में क्या है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो एक बारी आपने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम श्री अरविंदो घोष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनके परिचय की बात करते हैं, जीवन परिचय की। तो श्री अरविंदो घोष का जो जन्म है वो होता है 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है 1950 में। इन्हें क्या है भारत के आध्यात्मिक पिता भी कहते हैं, ठीक है। तो श्री अरविंदो घोष 20वीं सदी के एक बहुमुखी दूरदर्शी भारतीय राष्ट्रवादी थे। तो इन्हें क्या है भारत के राष्ट्रवाद के पिता भी कहते हैं या उनके जनक कहते हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक है ये भारत के। उन्हें महान कवि, वे एक कवि भी थे, एक महान तत्व ज्ञानवेता, एक महान देशभक्त और एक रहस्यवादी और सबसे व्यवस्थित विचारक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो अन्य राष्ट्रवाद से सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है। उन्हें इस अर्थ में महान संश्लेषक, सिंथेसाइजर के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन की प्रणाली का विश्लेषण किया था। तो उन्होंने क्या है जो भारतीय दर्शन है उसको अच्छा माना, बेहतर माना पश्चिमी दर्शन से। क्योंकि अरविंदो घोष का मानना था कि जो पश्चिमी दर्शन है वो क्या है मूल रूप से जो भौतिक चीज़ें हैं उस पर आधारित है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पर आधारित है। जबकि भारत का जो दर्शन है या भारतीय जो दर्शन है वो क्या है आध्यात्मिकता पर बल देता है। तो उन्होंने क्या है उसका विश्लेषण किया पश्चिमी और भारतीय दर्शन का, और भारतीय दर्शन को क्या है बेहतर माना पश्चिमी दर्शन से। तो अब हम जानेंगे कि अरविंदो घोष पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, ठीक है, या किन किन लोगों से वो प्रभावित थे। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद से क्या है उन्होंने जो नव वेदांतिक परंपरा थी जो उन्होंने दी थी विवेकानंद से, उससे बहुत प्रभावित थे अरविंदो घोष। तो वेदांत सबसे पहले क्या है, वेदांत जो होता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेदांत होता है जिसमें जो भगवान है, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से हम क्या है उसकी खोज करते हैं और खुद को क्या है आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ जो कनेक्ट हम करते हैं। तो उसमें क्या है भगवान वास्तविक है और जो दृश्यमान दुनिया है वो हमें असत्य नज़र आती है। जो भौतिक चीज़ें हैं या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे हम जो वास्तविक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वे हमें वेदांत में बताया जाता है। फिर जो विवेकानंद है वो नव वेदांत का जो सिद्धांत है वो देते हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि जब हम आध्यात्मिक रूप से जो प्रभु है या भगवान के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो उसमें जो भी हमारे अंदर जो स्वार्थ है, लालच है, या आप कह सकते हैं कि द्वेष की जो भावना है, ठीक है, उससे ऊपर उठकर जब हम क्या है सेवा, त्याग और स्वतंत्रता की जो विचार है वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठते हैं तो उसे वे कहते हैं नव वेदांतवाद, ठीक है। तो उससे प्रभावित थे अरविंदो घोष। दूसरा जो थिंकर है या विचारक है वे है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनसे भी अरविंदो घोष बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अरविंद बंकिम चंद्र चटर्जी की जो भारत माता की अवधारणा से प्रभावित थे, ठीक है। तो वे क्या है भारत को एक माता के रूप में उन्होंने परिभाषित किया, तो उससे वो प्रभावित थे। तीसरा वो फ्रांसीसी जो क्रांति थी, ठीक है, जो कि 1789 को होती है, उससे प्रभावित थे। अरविंद का राष्ट्रवाद का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित है। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों ने अरविंदो को प्रभावित किया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति का जो मेन मोटिव था वो था स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व की जो भावना है वो उसको विकसित करना। तो उससे भी अरविंदो घोष बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है वो भारत में भी इसी मॉडल पर वो लाना चाहते थे। नेक्स्ट है जर्मन दर्शन जो थे, दर्शन शास्त्री हेगल और हर्डर से प्रभावित थे। तो अरविंद जर्मन परंपरा से प्रभावित थे, जो बताती है कि जो राष्ट्र की आत्मा होती है। जर्मन विद्वान हेडर के अनुसार राष्ट्र प्राकृतिक है। तो जो राष्ट्रवाद के जो पिता है वो कहे जाते हैं हर्डर को। तो हर्डर के अनुसार क्या है, राष्ट्र प्राकृतिक है, इसमें आत्मा है, संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म राष्ट्र के आधार बनते हैं। इसने अरविंदो की राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है को आध्यात्मिकता का एक घटक प्रदान किया। तो इन लोगों का क्या है, अरविंदो के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा और जर्मन जो दार्शनिक थे हीगल और हर्डर। यहाँ हैडर लिखा है, हर्डर है इनका सही नाम। अब हम जानेंगे कि अरविंदो के जो मेन जो बुक्सें हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ वे मानव एकता के आदर्श के बारे में बात करते हैं, जो प्रकृति की संभावित योजना का एक हिस्सा था। वे कुछ प्रकार के महासंघों के माध्यम से विश्व एकता प्राप्त करने की बात करते हैं। तो उनकी जो सबसे पहले जो फेमस बुक है वो है द लाइफ डिवाइन, जो कि उन्होंने 1919 में लिखी थी। तो कई बारी यूजीसी नेट में, सेट में और अलग अलग एग्जाम में ये बुक पूछी गई है, तो आपने इसे याद भी कर लेना है और नोट डाउन भी कर लेनी है। तो अरविंद का एक सिद्धांत दार्शनिक कार्य है, जहाँ वे आध्यात्मिक विकास और पृथ्वी पर दिव्य जीवन के आगमन का सिद्धांत देते हैं। तो इसमें बात करते हैं दी लाइफ डिवाइन में। ठीक है, दूसरी है गीता पर एक निबंध, ठीक है, 1922 में लिखी। नेक्स्ट है सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल, तो 1940 में ये बुक लिखी थी उन्होंने, और यह महाभारत के धर्मशास्त्र पर आधारित काव्यात्मक कृति है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ योगा या योग, 1948 में लिखी थी। नेक्स्ट है द ह्यूमन सर्कल, 1949। नेक्स्ट है ऑन द वेद, 1956। अब इनके कुछ लेख है हिंदू प्रकाश समाचार पत्र में उनके लेख छपते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो ये भी बहुत ही फेमस लेख है उनका। अब हम साप्ताहिक जो पत्र थे उनके, ठीक है, वो देखते हैं। पत्रिकाएं जो थी धर्म, कर्म योगीन, वंदे मातरम समाचार पत्र 1905 में ये शुरू किए गए थे। तो ये हमने फेमस जो उनकी जो राइटिंग्स थी वो देखी। इसके अलावा भी जैसे द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अगर आपने नोट डाउन करनी है तो ये भी 1915-18 में लिखी थी इन्होंने ये बुक। द ह्यूमन साइकिल, द वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन 1962 में। द मदर, नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। अगली जो इनकी फेमस बुक है वो है द रिडल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आपने क्या है नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम विचारधारा या संप्रदाय, तो वे क्या है सांस्कृतिकवादी और नव वेदांतवाद विचारधारा संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये भी आपने याद रखना है, वे क्या है संस्कृतिवादी और नव वेदांतवाद से संबंधित थे, उसकी जो संप्रदाय से संबंधित थे। अब हम अरविंदो के मुख्य जो विचार है, राष्ट्र के प्रति उनके क्या विचार है वो देखेंगे, समझेंगे। तो राष्ट्रवाद से उनके संबंधित जो विचार है, अरविंद को भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे राष्ट्रवाद को बुलंद ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक है, उन्होंने क्या है राष्ट्र को क्या है धर्म के साथ वो उसकी कल्पना करते हैं कि राष्ट्र क्या है एक धर्म है या आध्यात्मिक चेतना है। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन को आधार जो इसका है वो व्यापारिक था और जो इसका चरित्र है वो शोषक माना। ठीक है, इसलिए इसे अपने आधार से ही कमज़ोर होना चाहिए। तो ब्रिटिश शासन की वो आलोचना करते हैं और कहते हैं इसका जो बेस है वो शुरू में क्या है, जो ब्रिटिश यहाँ है तो उनका आधार क्या था कि यहाँ व्यापार स्थापित करना है भारत के साथ, और उनका चरित्र कैसा हो जाता है व्यापार के आधार के साथ क्या है वो शोषक बन जाते हैं।
तो वे क्या है वो इसलिए इसे अपने आधार से ही कमज़ोर होना चाहिए। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का साहसिक सिद्धांत दिया। उन्होंने देश भारत को केवल एक जड़ वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में माना। तो उन्होंने क्या है जो राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो बहुत आगे तक ले गए और उसे धर्म के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। और वो राष्ट्र को क्या है या भारत को क्या है वो एक जड़ वस्तु के रूप में नहीं मानते बल्कि एक क्या है एक माँ के रूप में संबोधित करते हैं। और उन्हें क्या है राष्ट्र को क्या है एक आध्यात्मिक वस्तु के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस अवधारणा को परिभाषित किया कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है, राष्ट्रवाद एक पंथ है जिससे आपको जीना होगा। तो वे राष्ट्रवाद की धारणा कहाँ तक ले गए, वे क्या बोलते हैं कि जो भारत में जो ब्रिटिश के खिलाफ जो समय समय पर जो राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है, पॉलिटिकल एक्शंस जो लिए जा रहे हैं, तो हम राष्ट्रवाद को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे कि हमारा मकसद सिर्फ क्या है ब्रिटिश को यहाँ से भगाना है या उनकी गुलामी से खुद को आज़ाद करना है। तो ये क्या है राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद को वो क्या बोलते हैं कि यह एक क्या है धर्म है, ठीक है, जो कि ईश्वर के साथ जुड़ा है। और राष्ट्रवाद क्या है एक पंथ है जिसे आपको जीना होगा। तो राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो अरविंदो घोष क्या है धर्म से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, ना कि एक राजनीतिक कार्यक्रम तक ही सीमित रखते हैं। तो ये कई बार ये क्वेश्चन बना है, आया है अलग अलग एग्जाम में कि राष्ट्रवाद की धारणा का जो अरविंदो घोष का क्या अभिप्राय था। तो वो क्या है राष्ट्रवाद को धर्म से ईश्वर से जोड़ते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक महान शक्ति है जो कई इकाइयों को जोड़कर बना है और एक राष्ट्र बना है और यह जीवित इकाई है। तो ये क्या है राष्ट्रवाद को जड़ वस्तु के रूप में नहीं बल्कि जीवित इकाई के रूप में मानते हैं, जो कि कई अलग अलग इकाइयों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है, इसका विकास करना, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना। तो राष्ट्रवाद क्या है जड़ इकाई नहीं है बल्कि जीवित इकाई है, ये अरविंदो घोष कहते हैं। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है और इसलिए इसे कुचला नहीं जा सकता। तो वे बोलते हैं कि अभी भी हमने बात की कि वो राष्ट्रवाद को क्या है धर्म से जोड़ते हैं और धर्म क्या है ईश्वर से आया है और इसे क्या है आप कुचल नहीं सकते हैं, इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। अरविंद के लिए उनका आंदोलन किसी भी राजनीतिक भावना से निर्देशित नहीं था बल्कि एक धार्मिक मिशन था। इस प्रकार अरविंद के लिए राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसके द्वारा लोग अपने राष्ट्र और अपने साथी देशवासियों में ईश्वर को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि राष्ट्रवाद को क्या है वो धर्म के साथ जोड़ते हैं। विदेशी शासन से भारत की मुक्ति स्वराज का मुख्य लक्ष्य था। उनके लिए स्वराज केवल आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति का नहीं था बल्कि वह स्वशासन था। तो स्वराज उनका सिर्फ ये नहीं था कि यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना है और फिर अपना शासन करना है। उनका जो स्वराज से अर्थ है वो क्या है विस्तृत है। वो स्वराज को मानते हैं कि जब लोग ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, और वो क्या है अपनी जो आज़ादी है, ठीक है, उसके बाद क्या है वो जो उनको स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, उसको फुली रूप से क्या है वो जब फ्रीडम हो गए, यानी कि आध्यात्मिक रूप से जब वो स्वतंत्र हो गए, तो वहाँ तक उनका कहना था स्वराज से, ठीक है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता तक वो ले जाते हैं स्वराज को। उन्होंने निम्नलिखित कारणों के लिए भारतीयों के लिए स्वतंत्रता स्वराज की वकालत की। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के बौद्धिक, ठीक है, नैतिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक विकास के अंतर्गत विकास के लिए वे व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो स्वराज से उनका अर्थ था कि ऐसी स्वतंत्रता हो जिसमें व्यक्ति क्या है बौद्धिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है। तो स्वराज का अर्थ उनका ये था और स्वतंत्रता का अर्थ अरविंदो घोष ये मानते हैं बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से, जिसमें क्या है वो व्यक्तिगत स्तर पर क्या है स्वतंत्रता की बात करते हो और वे क्या है किसी के दबाव में आकर या किसी के अधीन रहकर क्या है वो अपने जो कार्य है वो ना करे, वो क्या है आध्यात्मिक बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो। अपने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से दुनिया की प्रगति के लिए नेतृत्व करना, ठीक है, और जब वो स्वतंत्र हो किस प्रकार बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से, और फिर क्या है आध्यात्मिक विकास के माध्यम से क्या है वो दुनिया की प्रगति का नेतृत्व करे। ये अरविंदो घोष
के विचार हैं वो इस प्रकार की स्वराज की कल्पना करते हैं और इस प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। अच्छी तरह से और खुशी से रहने के लिए भारतीयों को स्वतंत्र लोगों के रूप में रहना चाहिए, गुलाम की तरह नहीं। ठीक है, तो ये स्वराज से संबंधित इनके विचार थे, स्वतंत्रता से संबंधित इनके विचार थे। तो वे क्या है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर, बौद्धिक स्वतंत्रता पर और नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो। तो ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना या बात करते हैं अरविंदो घोष। कार्रवाई की विधि, तो अब वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट हमें किस प्रकार की का एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कार्रवाई या करनी चाहिए उनके अगेंस्ट, तो उसके बारे में अरविंदो घोष बात कर रहे हैं। पुराने के लिए नया दीपक शीर्षक के लेखों की श्रृंखला में उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की। तो आपको बता दें कि अरविंदो घोष का जो अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वो क्या है, वे क्या है, उग्र राष्ट्रवादी थे। ठीक है, दूसरा क्या है, वो भारत को या आज़ाद करने के लिए वो क्या करते हैं, वो स्वदेशी या बहिष्कार जैसे जो हथियार है वो यूज करना चाहते हैं कि हमें क्या है, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके जो स्वदेशी अपनानी चाहिए और विदेशी वस्तुओं का जो क्या है वो बहिष्कार करना चाहिए। तीसरी वो क्या है, उनके जीवन का तीसरा जो पड़ाव रहता है वो क्या है, आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं। जब 1910 में वो पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ और विले आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद क्या है, वो राजनीतिक जो गतिविधि है उसको त्याग कर क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। और जो पवित्र पुस्तकें हैं, ठीक है, जैसे गीता, ठीक है, रामायण, ठीक है, महाभारत, तो ये सभी पुस्तकें जो पवित्र ग्रंथ है उनका अध्ययन करने लगते हैं। तो इनके जो जीवन है, पहले वो उग्र राष्ट्रवादी थे, फिर उसके बाद वो बहिष्कार, स्वदेशी जैसे कार्यक्रम चलाते हैं। तीसरे उसमें क्या है, 1910 के बाद वो क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन जी लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो नरमपंथी है उनकी वो आलोचना करते हैं कि उनके द्वारा क्या है, वो भीख मांगी जा रही है अंग्रेज़ों से, हमें क्या है, थोड़े जो क्रांतिकारी तरीक़ों से क्या है, आज़ादी लेनी चाहिए। नरमपंथियों की आलोचना की उन्होंने, उनकी आलोचना की वकालत की कि ब्रिटिश शासन कपट वेश में पनप रहा है। उन्होंने विरोध प्रार्थना, याचिकाओं और विरोध प्रदर्शन के तरीकों का विरोध किया और इन पद्धतियों को राजनीतिक दरिद्रता या भीख बुलाया। तो वो क्या बोलते थे कि जो नरमपंथी थे उनकी आलोचना करते थे और इस तरह क्या है, हम ऐसा वो कहते थे कि हम भीख जैसे मांग रहे हैं। तो वो क्या है, अंग्रेज़ों से क्या है, आज़ादी क्या है, वो क्रांतिकारी तरीके से वो की मांग करते हैं और वो जिसके लिए वो निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसका सिद्धांत देते हैं। आगे उन्होंने प्रस्ताव दिया कि राजनीतिक कार्य निम्न के माध्यम से चैनलाइज किया जा सकता है कि कौन कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, इस गुलामी से आज़ादी के लिए। तो वे बोलते हैं कि राजनीतिक कार्रवाई के सकारात्मक कार्यक्रम जो वो अपनाते हैं, तो उसमें वो गुप्त क्रांतिकारी प्रचार की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं कि हमें क्या है, गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रचार प्रसार करना चाहिए अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। ठीक है, लेखन, भाषण और सार्वजनिक संपर्क करना चाहिए। निष्क्रिय प्रतिरोध, तो निष्क्रिय प्रतिरोध का वो समर्थन करते हैं। कई बारी ये क्वेश्चन आया है, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है और सत्याग्रह क्या है, तो इसके बीच कंपैरिजन किया जाता है या डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो निष्क्रिय प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़े, तो वैसे तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता हो या ज़रूरत पड़े तो हमें हिंसा भी करनी चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है, वो कभी भी हिंसा की इजाज़त नहीं देते गांधी जी। ठीक है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो हिंसा की इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध क्या, अरविंदो घोष बोलते हैं कि अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम हिंसा का प्रयोग भी करेंगे। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि हमें क्या, विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, और स्वदेशी कार्यक्रम अपना चलाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करना चाहिए, उनकी जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, उनके सामान, शिक्षा, यानी कि हर एक जो विदेशी वस्तु है, शिक्षा है, कल्चर है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। असहयोग करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ठीक है, और नेक्स्ट वो बोलते हैं कि बल और अहिंसा का उपयोग यदि हालत की मांग हो। तो यही निष्क्रिय प्रतिरोध है कि यदि ज़रूरत पड़े तो हमें क्या है, बल शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अहिंसा का भी प्रयोग करना चाहिए और हिंसा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये
बात करते हैं अरविंदो घोष की हमें क्या है ब्रिटिशों के अगेंस्ट किस प्रकार की जो कार्यक्रम है वो चलाने चाहिए, या क्या क्या हमें क्या है पॉलिटिकल एक्शन लेने चाहिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट। तो यहाँ से एक बात साफ होती है कि वो क्या है नरम जो दल था या जो मॉडरेट से उनके एक्टिविटी से वो सहमत नहीं थे। वो बोलते थे कि हमें स्वतंत्रता इस प्रकार नहीं मिल सकती, भीख मांगकर हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, हमें क्या है क्रांतिकारी तरीके से ये स्वतंत्रता मिल सकती है। अब हम आगे जानेंगे कि स्वतंत्रता की अवधारणा से उनका क्या अभिप्राय था या किस प्रकार की वो स्वतंत्रता की बात करते थे। अभी ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वही आगे आप जानेंगे। तो अरविंद के अनुसार मुक्त होने की लालसा मानव हृदय की ऐसी गहरी परत में समा गई है कि हजारों तर्क इसे उखाड़ने के लिए शक्तिहीन है। तो वो बोलते हैं कि हमें क्या है स्वराज चाहिए, ठीक है, मुक्ति चाहिए इस शासन अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से, ठीक है, इस गुलामी से। इसके लिए क्या है आप हजारों तर्क भी दे फिर वो भी हम सुनने को तैयार नहीं हैं। स्वतंत्रता के उनके विचार एक क्रमागत उन्नति है। तो सबसे पहले तो वो राष्ट्र के लिए स्वराज की अवधारणा की मांग करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या है इस गुलामी से मुक्त होना है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जब हम स्वराज की प्राप्ति या स्वराज हमें मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं कि उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो एक व्यक्ति क्या है वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, जो भी वो कार्य करना चाहे, ठीक है। फिर वो किसी भी प्रकार के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके साथ किसी भी प्रकार का, या किसी व्यक्ति के दबाव में वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या है उसके बाद वो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। फिर उसके बाद एक मानवता की स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मनुष्य क्या है वो आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से क्या है वो स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार वो स्वतंत्रता की वो स्टेजेस डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले क्या है हमें ब्रिटिशों से आज़ाद होना है, उनकी गुलामी जो हमें गुलाम बना कर रखा है उनको सबसे पहले यहाँ से भगाना है, भारत को आज़ाद करना है। फिर जो भारत के जो नागरिक होंगे स्वराज होगा जिसमें जो भारतीयों का शासन होगा, उसमें एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए हर एक कार्य में। फिर वो बोलते हैं कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा फिर वो क्या है आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस में वो बात करते हैं स्वतंत्रता की। वे स्वतंत्रता के आध्यात्मिक आयाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें नैतिक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो, जिसमें सही गलत या जो तार्किक जो शक्ति है उसमें उसकी विवेक की जागृति हो, ठीक है। तो ऐसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता सर्वोच्च सुख सच्चिदानंद की स्थिति की उपलब्धि है, सत चित आनंद, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या है सर्वोच्च सुख है, ठीक है। यह स्वतंत्रता अभिन्न योग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो वे बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, आध्यात्मिक रूप से हम इसे प्राप्त करेंगे जब आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति विवेक की जागृति करेगा, ठीक है, और वो लालच स्वार्थ जैसी भावना से ऊपर उठकर कार्य करेगा, ठीक है, सेवा भावना के उससे कार्य करेगा, ठीक है। तो त्याग की भावना उसमें होगी। तो क्या है हमें जो स्वतंत्रता है वो हमें प्राप्त होगी, या जो व्यक्ति है वो वास्तविक क्या है स्वतंत्र होगा। अब हम इनके अभिन्न मानव एकता का आदर्श के बारे में जानते हैं। तो अरविंदो मानव एकता के नव वेदांत विचार से प्रभावित थे। तो नव वेदांत क्या है वो हमने ऊपर थोड़ा डिस्कस किया, जिसमें सेवा त्याग स्वतंत्रता की भावना हो, ठीक है, जिसमें व्यक्ति स्वार्थ लालच द्वेष की भावना से ऊपर उठकर कार्य करे, ठीक है, और खुद को क्या है आध्यात्मिक रूप से प्रभु के साथ या भगवान के साथ अपने आप को जोड़े, ठीक है। तो वे है नव वेदांतवाद। उन्होंने कहा कि एकत्रीकरण प्रकृति का नियम है, यदि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चले तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। तो वे बोलते हैं कि हमें क्या है सबको साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि दुनिया के लोगों को भाइयों के रूप में एक साथ रहना सीखना चाहिए। उनके अनुसार स्थिति के लौह नियम के अनुसार एक यांत्रिक एकता प्राप्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक एकता जिसमें व्यक्तियों और समुदाय को पूरे अवसर मिले अपनी क्षमता विकसित करने के लिए। वह दुनिया समाज के बारे में बात करते हैं जिसमें देश एक पूर्ण के आंतरिक भाग हो जाएंगे। तो वे क्या है मानव एकता की बात करते हैं जिसमें सभी मनुष्यों को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए। और व्यक्तियों को क्या है
किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं रहना चाहिए, या जो समुदाय है उसे पूरे अवसर मिलने चाहिए अपने विकास के लिए। तो मानव एकता की वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए लाभ है। ठीक है, तो अभिन्न योग के बारे में उनके जो विचार है, अरविंदो के अनुसार अभिन्न योग के माध्यम से मानव एकता के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो बोलते कि जो मानव एकता है वो योग के द्वारा या आध्यात्मिक रूप से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे चाहते थे कि भारत दुनिया के आध्यात्मिक उत्थान में आगे बढ़े। ठीक है, इसके लिए इसे स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में मूल, प्रकृति और दुनिया के भाग्य के बारे में बताया। यहाँ उन्होंने कहा कि सुपर माइंड के लिए मन के परिवर्तन की प्रक्रिया में योग की तकनीक मदद करती है। अरविंदो ने अभिन्न योग या पूर्ण योग की अपनी अवधारणा विकसित की। इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो मानव जो एकता है वो योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए वो हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ज्ञान योग है। ठीक है, ज्ञान योग ज्ञान का रास्ता, भक्ति योग भक्ति का रास्ता, कर्म योग काम का रास्ता, राजयोग आध्यात्मिक साधन का रास्ता और तांत्रिक दर्शन। तो इसके द्वारा हम क्या है मानवीय जो एकता है वो स्थापित कर सकते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन के लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। स्वतंत्रता सार्वभौमिक भावना का बोध है। ठीक है, तो मानव का जो लक्ष्य क्या होगा, स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा। और किस प्रकार की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता जिसमें कि सार्वभौमिक भावना का बोध हो, जिसमें सभी के कल्याण की बात हो। ठीक है, इसमें स्वार्थ, ठीक है, द्वेष, लालच जैसी भावना व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो सभी के कल्याण की बात वो करे। ठीक है, उन्होंने सत्य, चित्त और आनंद का सिद्धांत दिया है और यह अभिन्न योग के माध्यम से होता है, जिससे मनुष्य ईश्वर को समझता है। तो ये सब कैसे संभव होगा, योग के माध्यम से हम इसे संभव कर सकते हैं, जिससे क्या है मनुष्य ईश्वर को समझता है। अरविंदो के अनुसार अभिन्न योग के लिए तप, साधना और योग की आवश्यकता होती है। अभिन्न योग मनुष्य को स्वयं की बहुत तेज और स्पष्ट समझ के लिए मस्तिष्क की खंडित अव्यवस्थित अवस्था से हटने में सक्षम बनाता है। तो योग के माध्यम से जो हमारे अंदर जो बुराई है उसको हम दूर कर सकते हैं और हम क्या है सच्ची जो स्वतंत्रता है उससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सार्वभौमिक जो कल्याण की बात छुपी हो। तो ये हमने इनके अभिन्न योग के जो विचार है, संबंधित विचार है वो जाने। ठीक है, मानव एकता के बारे में इनके विचार जाने। ठीक है, मानव एकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्वतंत्रता के बारे में हमने इनके विचार जाने। ठीक है, स्वराज के बारे में हमने इनके विचार जाने और राष्ट्रवाद के संबंध में इनके विचार जाने। ठीक है, तो आई थिंक आपको भी ये सब क्लियर हो गए होंगे सभी कॉन्सेप्ट अरविंदो घोष के रिगार्डिंग। अब हम फ्रेंड्स इनके जो मेन जो कोटेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो वे देखेंगे और आपने इसे क्या है नोट डाउन भी कर लेना है और इसे आपने याद भी रखना है। तो अरविंदो के उद्धरण जो है जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह अन्य सभी को गले लगाता है। तो ये कोटेशन किसकी है, अरविंदो घोष की। नेक्स्ट है छिपी हुई प्रकृति गुप्त भगवान है। नेक्स्ट है सदियों से भारत मरा नहीं है और न ही उसने अपने पिछले रचनात्मक की शब्द की बात की है, वह है और अभी भी अपने और मानव लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट है कुछ धर्मपरायण लोगों की बात सुनने के लिए कोई कल्पना करेगा कि भगवान अभी नहीं हंसता। अगली है आध्यात्मिकता वास्तव में भारतीय मन की प्रमुख कुंजी है, क्रियार्थक संज्ञा की भावना इसके मूल निवासी है। तो ये इनकी फेमस कोटेशन है। इसके अलावा भी है जैसे मैं भारत माँ को माँ मानता हूँ, तो ये भी अरविंदो की मेन कोटेशन है, कोट है। नेक्स्ट है भारत और यूरोप अति की ओर चले। नेक्स्ट थी भारत और यूरोप अति की ओर चले, तो ये भी अरविंदो की मेन कोटेशन है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगली है आत्मनिष्ठ तत्व ही स्वधर्म का आधार है। एक बारी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आत्मनिष्ठ तत्व ही स्वधर्म का आधार है, तो ये भी अरविंदो की कोटेशन है। तो ये आपने सभी नोट डाउन कर लेनी है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत और विश्व के आधुनिक विचारों में अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
सबसे बड़ा योगदान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि दुनिया को भारत का संदेश अरविंदो घोष के माध्यम से मिलेगा। रोलैंड ने उन्हें भारतीय विचारकों का राजकुमार के रूप में वर्णित किया है। तो अरविंदो घोष का जो मेन ये था कि राष्ट्रवाद के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, और भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता या जनक उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अरविंदो घोष के बारे में समझा, जाना, उनके जो मेन कॉन्सेप्ट थे स्वतंत्रता के संबंध, स्वराज के संबंध में, राष्ट्रवाद के संबंध में, ठीक है, उनकी मेन बुक्सें क्या थी, उनके मेन कोट्स क्या है। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या है इसे अच्छे से समझ लेना है, और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जो वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूं, और जिससे आपको क्या है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।